केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगा राजनीतिक दलों के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। बैठक में कई मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। नागालैंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मिला प्रतिनिधिमंडल। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग वाली याचिका को माना सुनवाई योग्य। मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को। हिंदू पक्ष ने जताई खुशी। कहा एएसआई सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की करेंगे मांग। देश के कुछ राज्यों में फैले लंपी वायरस को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कर रही है कोशिश। हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार कर ली है लंपी स्किन डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में संघ से जुड़े विवादित पोस्टर पर संघ और बीजेपी का वार। गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस और राहुल गांधी साथ जन्म लेंगे तब भी आरएसएस की बराबरी नहीं कर पाएंगे। संबित पात्रा ने राहुल से पूछा क्या देश में हिंसा चाहते हैं। संघ ने कहा कांग्रेस लोगों को नफरत से जोड़ना चाहती है। भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बढ़ा घमासान। बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में सौंपे दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण के मामले में सबूत। कहा 5 लाख का कमरा 35 लाख में बना। बच्चों के नाम पर हुई लूट घोटालों को करते रहेंगे उजागर। अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की हुई वापसी। युवा अर्शदीप सिंह पर भरोसा बरकरार। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के रूप में टीम में 2 विकेट कीपर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न नगा राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने किया। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि नगा मुद्दों को लेकर कई साल से वार्ता जारी है। शांत और समृद्ध पूर्वोत्तर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता है। इसी प्रतिबद्धता के साथ भारत सरकार का प्रयास है कि नगा वार्ता से जुड़े कई पेचीदा मुद्दों को इस प्रकार हल किया जाए जिस पर सभी पक्ष संतुष्ट हों। दो 2015 में दिल्ली के बुराड़ी थाने में गैर कानूनी सभा करने, भीड़ को उकसाने और पुलिस वालों पर हमले के मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को दोषी करार दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा के साथ साथ 15 अन्य को भी दोषी पाया है। अदालत इनकी सजा पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगी। अदालत ने पाया कि दोषियों ने भीड़ को उकसाया और लोगों को हिंसक होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणाम स्वरूप हुए पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी का वो क्रिमिनल, वो घिनौना चेहरा सामने आया उनके नेताओं का कि किस तरह से आम आदमी पार्टी वास्तविकता से और जो सामने दिखते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये चेहरा उनका सामने आया, दोगला चेहरा सामने आया। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में दायर मामले को जिला अदालत ने सुनने योग्य माना है और मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है। अदालत ने श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग पर सुनवाई की मांग पर सहमति दे दी है और अब ये मामला आगे कोर्ट में सुना जाएगा। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
ये जश्न है उन महिलाओं का, ये खुशी है उन महिलाओं की जो लंबे समय से वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इन सभी की ओर से कोर्ट में पूजा पाठ को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा करने की याचिका को सुनने योग्य माना। अदालत ने मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें मेरिट नहीं है। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज फ्रेम इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये दरखास्त पड़ी थी कि जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो चलने योग्य नहीं है। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो सकेगी। कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। खास बात यह रही कि कोर्ट में फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद ही नहीं रहा। अदालत का फैसला आते ही वादी पक्ष की महिलाओं के साथ अधिवक्ताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए इसे हिंदू पक्ष की जीत माना है। सारे हिंदू सनातन धर्म की आज बहुत बड़ी विजय हुई है और सभी देशवासियों से मेरी विनती है, सभी सनातन धर्म से, सभी हिंदुओं से, आज पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खाली जगह हम लोग के पक्ष में फैसला आया। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की है। आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि सारे सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सके। दरअसल पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की मांग को लेकर वादी राकेश सिंह सहित 5 महिलाओं ने मामला दाखिल किया था। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने प्रार्थना पत्र देकर इस पर सवाल उठाया था। अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी दरकिनार करते हुए सुनवाई की और ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब कर ली। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था। इसी दौरान प्रतिवादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर मांग की कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को याचिका की मेरिट पर फैसला लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज की अदालत में 26 मई से सुनवाई शुरू हुई। प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। हालांकि हिंदू पक्ष ने इतिहास, पुराणों के साथ ही मंदिर के इतिहास को लेकर उसकी संरचना का जिक्र करते हुए दर्शन पूजन का अधिकार मांगा। उनकी दलील थी कि प्राचीन मंदिर परिसर में भगवान गणेश, मां श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, नंदी जी के अलावा दृश्य और अदृश्य देवता हैं। कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाया। कई दिनों तक चली बहस के बाद वाराणसी जिला जज A.K. विश्वेश ने 24 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम दलों और पक्षों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और कानून का सम्मान करने की बात की जा रही है। न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं, उसके आधार पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के फैसला आया और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं भी स्वागत करता हूं। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपनी लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। फिलहाल अब इस मामले की आगे सुनवाई होगी और क्या मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग मानी जाएगी, इसका फैसला होने में अभी लंबा वक्त है। उधर इसी विवाद से जुड़े कुछ मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, जहां 3 मामलों में सुनवाइयां पूरी हो चुकी हैं, जबकि 2 में सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी से रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में 4 दिनों तक चलने वाले विश्व डेयरी सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। करीब 50 साल बाद भारत में हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। पीएम ने दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश भारत के प्रयासों का जिक्र किया तो देश के सहकारिता संगठन को दुनिया के गरीब देशों के लिए एक नजीर भी बताया।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न। भारतीय संस्कृति और इसके समृद्ध विरासत के प्रतीक स्वस्ति मंत्र की ध्वनि से गुंजायमान अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का सम्मेलन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। ये सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने देश में डेयरी क्षेत्र की असली ताकत छोटे किसानों को बताया। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में सहकारिता के जरिए किए गए बदलाव का भी जिक्र किया। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर सरकार ने अपने स्तर पर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। आज वैश्विक दूध में 23% हिस्सेदारी भारत की है। देश में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है। भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में पशुओं के व्यापक टीकाकरण पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2025 तक पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसलोसिस की बीमारी से मुक्ति के लिए 100% टीकाकरण का संकल्प लिया गया है। पीएम ने पशुओं में मिल रही लंपी बीमारी का जिक्र किया और कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया, जिसमें दूध उत्पादन और इससे जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला भी मौजूद रहे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन को सहकारी समितियों की प्रासंगिकता विषय पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम आत्मनिर्भर और निर्यातक के तौर पर दुनिया के सामने खड़े हैं। 74 में
दूध उत्पादन में विश्व में भारत कहां खड़ा था और 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर निर्यातक होकर दुनिया के सामने खड़े। तो 74 से 22 का ये कालखंड हमारे करोड़ों पशुपालक भाइयों और विशेषकर बहनों और किसानों की प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज देश इस क्षेत्र के अंदर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। और विश्व डेयरी सम्मेलन में दूध उत्पादन से जुड़े उद्योग जगत की हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में हो रहे विकास के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। सरकार का विशेष फोकस, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी का 3 साल पहले 2 साल पहले उन्होंने जो एक डबल द मिल्क प्रोडक्शन ये विजन लेके चले हैं, उसमें हमारी ग्रोथ अगर देखा गया तो ओवरऑल इंडिया में 44% है, पर कुछ राज्यों में जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट की है। इन स्टेटों में है वो 10, 12, 14% तक ग्रोथ है। We are by the farmers, of the farmers, for the farmers. Both central government and state government, they have helped Karnataka Milk Federation enormously. सरकार ने बहुत ही मेहनत की है डेयरी सेक्टर में। हमारी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो दुनिया में नंबर 1 है और इसके लिए बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। कई लोगों ने किया है, कई पीढ़ियों ने किया है, जिसके ज़रिए हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बड़ी खुशी की बात ये भी होती है कि डेयरी सेक्टर एक बहुत ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है। और विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अन्य देशों के डेयरी उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन को सराहा है। उन्होंने कहा कि इससे एक दूसरे से सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। The World Dairy Summit is for all dairy experts around the world. It's really interesting to communicate and cooperate with each other. So this is a good opportunity to meet each other. It's really nice just to meet other people from other countries. I'm from the Netherlands, so it's nice to see other farmers, but also how it goes in India. I think they have a good innovations and they want to try to feed more people. With new innovations and new ways also to use the farmers to produce more milk. So I think that's a good idea to let the farmers do their work and help the community. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और व्यापारी संगठनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने जहां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का जिक्र किया तो समाज के सुझावों को भी जानने की कोशिश की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण की दिशा में उठाए गए अहम कदमों की चर्चा की। उन्होंने कल्याण पूर्व विधानसभा में जिला परिषद सदस्यों, सरपंचों और नगर सेवकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के जन कल्याण के कार्यों को आम जन के बीच ले जाने की अपील की। 45 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 साल में खुलवा दिए। आपदा के समय बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपया आया, यानी कि 1500 रुपया एक एक बहन के खाते में आया। यही नहीं, रसोई गैस के सिलेंडर 12 करोड़ देने का काम उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार ने करके बहनों के धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। हर घर को बिजली दे दी और एक तरह से 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया, तो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने व्यापारियों, गैर सरकारी समूहों और समाज सेवा से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इस दौरान इन समूहों ने कई सुझाव भी दिए, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार जीएसटी पर पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर काम कर रही है। जीएसटी का जो हमारा सीबीआईसी के चेयरपर्सन है उनको मैं दूंगा भी, ताकि आप लोगों से संपर्क करके उसको सुधार किया जा सके। एक्सपोर्ट के रिफंड की आपने बात कही, हम उसको भी सुधार लाएंगे ताकि और जल्दी आपको मिल सके। और एक बहुत कम केसेस में फंसा होगा जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन होगी।
फेसलेस असेसमेंट के कारण ये जो मिलीभगत सीए और इनकम टैक्स अफसर की होती थी, कई और कारण होते थे, उसके कारण सुविधा नहीं हुई है। इसके कारण उसमें व्यवस्था में आपको कोई सुधार करना है तो आप वो जरूर बताइए। अनुराग ठाकुर ने युवाओं और पहली बार मतदाता बने लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने इनसे बातचीत करके केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री ने कल्याण लोकसभा क्षेत्र में इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ भी बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने एक टीकाकरण केंद्र का भी दौरा किया। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा IT सेल, मीडिया सेल और अन्य इकाइयों के सदस्यों से भी मुलाकात की। अनुराग ठाकुर ने स्थानीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने इनके साथ खेल का आनंद भी लिया। ध्यान रहे कि अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जनता से सीधे संवाद करके उनके विचार और सुझाव सुन रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रमुख प्रयासों में हुई प्रगति के बारे में भी बता रहे हैं। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है उसके बाद से कोई न कोई विवाद बना ही हुआ है। ताज़ा मामला कांग्रेस को उस विवादित ट्वीट से जुड़ा हुआ जिसमें कांग्रेस ने RSS पर निशाना साधा। इस ट्वीट के बाद RSS ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है तो बीजेपी ने भी कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच लगातार नए विवाद खड़े होते दिख रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक पादरी से हुई बातचीत से उपजा हंगामा अभी थमा नहीं था कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट ने नया विवाद पैदा कर दिया है। इस ट्वीट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी वेशभूषा को आग में जलते दिखाया गया है। इस विवादित ट्वीट के सामने आने के बाद भाजपा और संघ सहित कई संगठनों ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को नफरत से जोड़ना चाहती है। सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। बाकी तिरस्कार, हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे थोड़े पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन उससे भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है कि बड़ी मात्रा में लोग अभी इस हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। उधर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए सीधे राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो देश में हिंसा चाहते हैं। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं निकले, बल्कि उनका उद्देश्य टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का प्रयास करना है। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी RSS को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी जी का इतिहास जो है, उनके पार्टी का इतिहास जो है, वो भारत तोड़ो का इतिहास। जो कल तक टुकड़े टुकड़े लॉबी की पैरवी करते थे, जिन्होंने जाकर उन लोगों की पैरवी की जो भारत के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिपोक्रेसी छोड़ो। और राहुल गांधी जी, अगर हिपोक्रेसी छोड़ो नहीं हो पाता तो कम से कम भ्रष्टाचार छोड़ो। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से खुद में नई जान फूंकने का प्रयास कर रही कांग्रेस को उसके सहयोगी दलों का ज्यादा समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। यूपीए की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है और इसका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है, ये यूपीए की यात्रा नहीं है और ना ही उन्होंने इसके बारे में हमसे बात की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब से अपनी यात्रा पर निकले हैं तब से लगातार ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ रहा है। कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से किया गया RSS संबंधित विवादित ट्वीट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अब बात क्रिकेट की। अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान और KL राहुल उप कप्तान हैं। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह फिट होने के बाद टीम में वापसी हुई है। T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप में उतरेगी। रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं, वहीं KL राहुल उप कप्तान हैं। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह फिट होने के बाद टीम में वापसी हो रही है। वहीं चयनकर्ताओं ने युवा अर्शदीप सिंह में भी भरोसा जताया है। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक टीम में 2 विकेट कीपर रखे गए हैं। टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, KL राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, R अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह। इसके अलावा 4 स्टैंड बाय खिलाड़ी रखे गए हैं: मोहम्मद शामी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चहर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनी गई टीम में मोहम्मद शामी और दीपक चहर शामिल हैं। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के दौरान नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कंडीशनिंग से जुड़ा कार्य करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।